तो सिम्पैथोमाइमेटिक का क्या मतलब है कि एड्रीनर्जिक एगनिस्ट या फिर जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करने वाले ड्रग्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक्स। इसके अंदर दो कैटेगरीज आते हैं, एक होते हैं कैटेकोलामाइंस, एक होते हैं नॉन कैटेकोलामाइन। इनके डिफरेंस को हम एंड पर डिटेल से समझेंगे कि इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। अब रिसेप्टर्स की बात करें तो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स तीन तरह के होते हैं, अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा रिसेप्टर्स होते हैं और डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो केमिस्ट्री की बेस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं इनके बेंजीन रिंग के थ्रू। बेंजीन रिंग के ऊपर कुछ सब्सटीट्यूशन प्रेजेंट होती हैं, इसके थ्रू हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। दूसरी हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बेस पे हम इनको डिवाइड करते हैं इनटू डायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्टली एक्टिंग क्या करेंगे कि ये डायरेक्टली जाके एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर देंगे और उसको स्टिमुलेट कर देंगे, और स्टिमुलेट करके वही वाला रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने जनरेट करना था। दूसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग। इनडायरेक्टली एक्टिंग क्या करेंगे कि ये सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग पे कुछ इस तरह से एक्ट करेंगे कि अमाउंट ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन को ये इंक्रीज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी पढ़ा है कोकेन। कोकेन क्या कर रहा था कि नॉरएपिनेफ्रिन की अपटेक का जो ट्रांसपोर्टर था उसको इनहिबिट कर रहा था। तो जब वो ट्रांसपोर्टर ही इनहिबिट होगा तो रीअपटेक रुक जाएगी, रीअपटेक रुक जाएगी तो सिनेप्टिक लेफ्ट के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। नॉरएपिनेफ्रिन की जब अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करेगा और सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तीसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं मिक्स्ड एक्टिंग, यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर आते हैं मिक्स्ड एक्टिंग। मिक्स्ड एक्टिंग डायरेक्ट एक्शन भी परफॉर्म कर रहे होते हैं और इनडायरेक्ट एक्शन भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो केमिस्ट्री की बेस पे हम बेंजीन रिंग के थ्रू इसको क्लासीफाई करते हैं और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर हम डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग और मिक्स्ड एक्टिंग के अंदर इसको डिवाइड करते हैं। केमिस्ट्री की बेस पे हम डिवाइड करते हैं इसको कैटेकोलामाइंस और नॉन कैटेकोलामाइंस की। कैटेकोलामाइन की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास आते हैं एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन, आइसोप्रोटीरेनॉल एंड डोपामीन। नॉन कैटेकोलामाइंस में फिनाइलेफ्रीन, मेथोक्सामीन, एफिड्रीन एंड एम्फेटामीन्स आते हैं। अब मेन डिफरेंस इन दोनों के अंदर क्या है? मेन डिफरेंस ये है कि बिटवीन कैटेकोलामाइन एंड नॉन कैटेकोलामाइन इज द सब्सटीट्यूशन ऑफ OH ग्रुप एट थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन ऑफ द बेंजीन रिंग। ये हमारे पास है बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग के ऊपर ये जो थर्ड और फोर्थ पोजीशन है इसके ऊपर जो हाइड्रोक्सल आयन जब प्रेजेंट होगा तो उस तरह के रिंग को हम बोलते हैं कैटिकोल रिंग। और ये जो कैटिकोल रिंग होता है ना, ये प्रेजेंट होता है कैटिकोल अमाइंस के अंदर, यानी जितने भी ये जो हमने कैटिकोल अमाइन पढ़े हैं ना, इनके अंदर कैटिकोल रिंग होता है। कैटिकोल रिंग क्या होगा कि बेंजीन रिंग ऐसे प्रेजेंट है, ये बेंजीन रिंग प्रेजेंट है और इसकी 3 और 4 पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप लगा होता है। यहाँ पर भी OH लगा होगा और यहाँ पर भी OH ग्रुप लगा होगा। तो इस तरह के रिंग को हम कैटिकोल रिंग बोलते हैं। कैटिकोल अमाइन में ये कैटिकोल रिंग प्रेजेंट होता है, जबकि नॉन कैटिकोल अमाइन में ये नहीं प्रेजेंट होता। अभी हम आगे जाके डिटेल से भी इनके फ़र्क को समझेंगे। तो ये वाली डायग्राम हमने अभी समझी थी कि एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन कैसे हो रही थी। इसमें हम देख सकते हैं कि ऊपर वाली साइड पर टायरोसिन आ रहा है फ्रॉम द डाइट, कौन से ट्रांसपोर्टर के थ्रू? सोडियम टायरोसिन ट्रांसपोर्टर के थ्रू। फिर ये आके कन्वर्ट हो गया इनटू द डोपा इन द प्रेजेंस ऑफ टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, जिसको इनहिबिट कर रहा था मेट टायरोसिन या फिर मिथाइल टायरोसिन। ये डोपामिन आ गया इनटू द वेजिकल, वेजिकल के अंदर आ गया और वेजिकल के अंदर जो ट्रांसपोर्टर इसको लेकर आ था उसको इनहिबिट कर रहा है रिजर्पाइन। वेजिकल के अंदर आकर ये कंसनट्रेट हो जाएगा विद द ATP एंड फॉस्फेट। क्यों कंसनट्रेट होगा? क्योंकि जब ये वेजिकल के अंदर आता है ना तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो हम इसके कुछ कॉम्प्लेक्सेस बना देते हैं। कॉम्प्लेक्स जब बना देंगे तो वो एज अ वन यूनिट एक्ट करेगा। जब एज अ वन यूनिट एक्ट करेगा ना तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। फिर इसका आगे रिलीज़ हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ साइनेप्टोब्रेविन एंड सिंटेक्सिन। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि रीअपटेक को कौन कौन इनहिबिट कर रहा है? कोकेन, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। उसके अलावा लेफ्ट साइड पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रिटाइलियम और गोनाथिडीन क्या कर रहे हैं कि सिंटेक्सिन और साइनेप्टोब्रेविन की फ्यूजन को कम कर रहे हैं। तो ये डायग्राम हमने अभी समझी थी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमने कहा कि एक्शन की बेस के ऊपर या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बेस पे हमने इसको 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। एक है डायरेक्ट एक्टिंग और एक है इनडायरेक्ट एक्टिंग और मिक्स्ड एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग ने क्या किया था कि ये डायरेक्टली जाकर एड्रीनो रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड हो गए थे, और इनडायरेक्ट एक्टिंग ने क्या किया था कि ऐसे मैकेनिज्म जनरेट किए थे जिसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई थी इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। डायरेक्ट एक्टिंग की बात करें तो इसके अंदर कुछ सेलेक्टिव होते हैं, कुछ इसके अंदर सेलेक्टिव होते हैं और कुछ इसके अंदर नॉन सेलेक्टिव होते हैं। सेलेक्टिव की बात करें तो अल्फा 1 सेलेक्टिव। जब एड्रीनो रिसेप्टर्स की हम बात करेंगे तो हम इसकी क्लासिफिकेशन को भी देखेंगे कि अल्फा रिसेप्टर आगे 2 तरह के होते हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2। जबकि जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं ना वो बीटा 1 भी होती हैं, बीटा 2 भी होती हैं और मॉडिफाइड बीटा 2 को हम बीटा 3 भी बोल रहे होते हैं, तो बीटा 3 भी होते हैं।
अब कुछ खाली एक ही तरह के रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करें, यानी खाली अल्फ़ा 1 के ऊपर बाइंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल फिनाइलाफ्रीन, ये खाली अल्फ़ा 1 के ऊपर बाइंड करता है। उसके अलावा अल्फ़ा 2 के ऊपर क्लोनिडीन बाइंड करता है, बीटा 1 के ऊपर डोब्यूटामीन बाइंड करता है, और बीटा 1 के ऊपर डोब्यूटामीन और बीटा 2 के ऊपर टरब्यूटालीन। नेक्स्ट कुछ नॉन सेलेक्टिव होते हैं कि वो अल्फ़ा के ऊपर भी बाइंड कर रहे होते हैं और बीटा के ऊपर भी बाइंड कर रहे हैं। अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 नॉन सेलेक्टिव की बात करें तो इसके अंदर आता है ऑक्सीमेटाजोलिन। बीटा 1 एंड बीटा 2 के ऊपर आता है आइसोप्रोटीरिनॉल। आइसोप्रोटीरिनॉल को ऐसे याद रख सकते हैं कि आइसो मीन सेम, और बीटा 1 और बीटा 2 है, यानी इसकी सेम अफिनिटी होती है फॉर बीटा 1 एंड बीटा 2। फिर आते हैं एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन की बात करें तो ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 एंड बीटा 2, यानी ये तमाम रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड कर रही है। नॉर एपिनेफ्रीन की बात करें तो इसको याद रख सकते हैं, नॉर एपिनेफ्रीन है ना, तो इसको याद रख लो एज नॉट बीटा 2। बीटा 2 के अलावा ये तमाम रिसेप्टर्स के ऊपर आ रही है, फॉर एग्जांपल अल्फ़ा 1 पे भी, अल्फ़ा 2 पे भी और बीटा 1 के ऊपर भी। नेक्स्ट आते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग। इनडायरेक्ट एक्टिंग में हमने बात की रिलीजिंग एजेंट्स की। रिलीजिंग एजेंट्स क्या कर रहे थे कि वो सिंटैक्सिन और साइनेप्टोब्रेमिन की आपस में अट्रैक्शन को बढ़ा रहे थे। फॉर एग्जांपल एम्फिटामिन और टायरामीन हमने देखे। फिर अपटेक इनहिबिटर क्या कर रहे थे कि वो जो ट्रांसपोर्टर था ना री अपटेक का, उसको इनहिबिट कर रहे थे, जिसकी वजह से साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन ज़्यादा हो रही थी, फॉर एग्जांपल कोकेन, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट वगैरह। फिर आगे थे माओ इनहिबिटर्स क्या कर रहे थे, मोनोमाइन ऑक्सीडेज जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के साथ प्रेजेंट होता है, उसको इनहिबिट कर रहे थे, फॉर एग्जांपल सेलिग्लिन। उसके बाद COMT इनहिबिटर जो कि कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज होता है, उसको इनहिबिट कर रहे थे। जब ये दोनों इनहिबिट होंगे तो नॉरएपिनेफ्रिन की ब्रेकडाउन रुक जाएगी, फॉर एग्जांपल एंटाकैपोन। फिर आते हैं मिक्स्ड एक्टिंग। मिक्स्ड एक्टिंग के अंदर एक ही एग्जांपल मशहूर है, एफिड्रीन। एफिड्रीन अल्फ़ा 1 पे भी एक्ट करता है, अल्फ़ा 2 पे भी, बीटा 1 पे भी और बीटा 2 के ऊपर भी, और इसके जो रिलीजिंग एजेंट्स होते हैं ना उसके ऊपर भी ये एक्ट कर रहा होता है। तो डायरेक्ट एक्टिंग क्या कर रहे थे कि अफिनिटी होती है इनकी फॉर वन और मोर एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स, अफिनिटी होती है। जो हम एगनिस्ट कहते हैं ना, एगनिस्ट की डेफिनेशन की बात करें तो एगनिस्ट का मतलब ये होता है कि उसकी किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर के लिए अफिनिटी भी हो और वो इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी शो करे। जबकि जब हम एंटेगनिस्ट की बात कर रहे होते हैं ना, तो एंटेगनिस्ट ये होता है कि उसकी किसी रिसेप्टर के लिए अफिनिटी हो लेकिन वो कोई इंट्रिंसिक एक्टिविटी ना शो करे। तो ये फ़र्क होता है एगनिस्ट और एंटेगनिस्ट के अंदर। तो अफिनिटी एगनिस्ट की फॉर वन और मोर एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, वन के लिए होगी तो हम उसको सिलेक्टिव बोलेंगे, मोर के लिए होगी और तो हम उसको नॉन सेलेक्टिव बोलेंगे। मे हैव कंसिडरेबल सेलेक्टिविटी और स्पेसिफिसिटी। फॉर एग्जांपल फिनाइलाफ्रीन अल्फ़ा 1 के लिए होती है और टरब्यूटालिन बीटा 2 के लिए होती है। इसको हम एजमा के अंदर यूज़ करते हैं। एक्ट ऑन सेवरल रिसेप्टर। एपिनेफ्रीन, ये ऊपर वाले हमने देखे ना कि ये खाली एक ही रिसेप्टर पे बाइंड कर रहे थे, और ये वाले जो हैं ये नॉन सेलेक्टिव हैं, ये सेवरल रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एपिनेफ्रीन है, वो तमाम अल्फा और बीटा के ऊपर बाइंड कर रहा है, और नॉर एपिनेफ्रीन को हमने कैसे याद किया, नॉट बीटा 2, यानी बीटा 2 के साथ ये बाइंड नहीं करता, बाकी सारों के साथ ये बाइंड करता है, अल्फ़ा 1 के साथ भी, अल्फ़ा 2 के साथ भी और बीटा 1 के साथ भी। तो ये हो गया डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक्स। फिर आते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग। बाय रिलीजिंग और डिस्प्लेसिंग नॉर एपिनेफ्रिन फ्रॉम द सिंपैथेटिक नर्व वेरिकोसिटीज़। ये रिलीजिंग को ज़्यादा कर रहे होते हैं या फिर उसकी रीअपटेक को कम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कोकेन आ गया। उसके अलावा ये उन एंजाइम को ब्लॉक कर रहे होते हैं जो कि मेटाबोलाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं नॉर एपिनेफ्रिन के। फॉर एग्जांपल मोनोमाइन ऑक्सीडेज को इनहिबिट किया था पारगाइलिन ने, और COMT को इनहिबिट किया था एंटाकैपोन ने। फिर आगे मिक्स्ड एक्टिंग, जिसके अंदर एफेड्रीन आ गया। सिंपैथोमाइमेटिक के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसके अंदर एक पेरेंट कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं फिनाइल एथाइलामाइन। फिनाइल एथाइलामाइन का क्या मतलब है कि एक इसके अंदर बेंजीन रिंग होगा, इसमें हम देखते हैं कि ये बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, और उसके साथ प्रेजेंट है इथाइलामाइन रिंग। ये इथाइल ग्रुप है और उसके साथ अमाइन लगा हुआ है, तो इथाइलामाइन साइड चेन इसके साथ लगी हुई है। तो सिंपैथोमाइमेटिक का पेरेंट कंपाउंड होता है फिनाइल एथाइलामाइन। सब्सटीट्यूशन हम कर सकते हैं ऑन द बेंजीन रिंग, यानी इस बेंजीन रिंग के ऊपर सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं, टर्मिनल अमाइनो एसिड्स के ऊपर सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं, और अल्फा एंड बीटा कार्बन्स हैं इनके ऊपर हम सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं। सब्सटीट्यूशन बाय OH ग्रुप एट 3 and 4th पोजीशन ऑन द बेंजीन रिंग, यानी ये जो बेंजीन रिंग की 3 and 4th पोजीशन है इसके ऊपर अगर हम हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा देना तो ये बन जाते हैं हमारे पास कैटिकोलामाइंस। नेक्स्ट रिसेप्टर्स टाइप्स हमने बात की कि अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा रिसेप्टर्स होते हैं और डोपामीन रिसेप्टर्स होते हैं। अब अल्फा रिसेप्टर्स भी आगे अल्फा 1 और अल्फा 2 होते हैं, जबकि बीटा रिसेप्टर अल्फा 1, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 होते हैं। जो बेसिकली बीटा 3 होते हैं ना, वो मॉडिफाइड बीटा 2 होते हैं, यानी मॉडिफाइड बीटा 2 को ही हम बीटा 3 बोल रहे होते हैं।
अब ये जो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 है ना, इनकी भी आगे सब टाइप्स होती हैं। ये जो सब टाइप्स है ना, इनको आपने ज़रूर याद रखना है जब हम एंटागनिस्ट को पढ़ेंगे। जब हम एगनिस्ट को पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। जब एंटागनिस्ट को पढ़ेंगे ना, तब इनकी सिलेक्टिविटी की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल नीचे एग्जांपल आती है कि जो एक ड्रग है ना टैमसिलोसिन, ये हम यूज़ करते हैं बीपीएच में, यानी बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया में। ये होता है अल्फ़ा 1A सिलेक्टिव। अल्फ़ा 1A सिलेक्टिव होता है और ये प्रेजेंट होता है ऑन द प्रोस्टेट। तो इस वजह से हम जो टैमसिलोसिन है ना, उसको बीपीएच के अंदर यूज़ करते हैं, जो कि अल्फ़ा 1A सिलेक्टिव है। एगनिस्ट के अंदर हमें इसकी सब टाइप याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर बात करें तो अल्फ़ा 1 की टाइप होती हैं अल्फ़ा 1A, अल्फ़ा 1A, 1B एंड 1D, जबकि अल्फ़ा 2 की टाइप होती हैं A, B एंड C। इधर है A, B एंड D, A, B एंड D, और इधर है हमारे पास A, B एंड C। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये कौन से मैकेनिज़्म के थ्रू एक्ट कर रहे होते हैं रिसेप्टर्स। ये वाली डायग्राम है हमारे पास अल्फ़ा 1 रिसेप्टर की। अल्फ़ा 1 रिसेप्टर हम देख सकते हैं कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर मैकेनिज्म के थ्रू वर्क कर रहा है। ऊपर यहाँ पर एगनिस्ट बाइंड करेगा, जो कि अल्फ़ा 1 रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करना है। इसने जी क्यू प्रोटीन को स्टिमुलेट करना है, जी क्यू प्रोटीन जब स्टिमुलेट होगी तो हमें पता है कि जीडीपी उससे हट जाएगी और जीटीपी आगे बाइंड हो जाएगी। जब जीटीपी आगे बाइंड हो जाएगी तो ये फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिव कर देगा। फॉस्फोलाइपेज सी जब एक्टिव होगी तो ये PIP2 को कन्वर्ट कर देगी इनटू IP3 एंड डैग। IP3 एंड डैग क्या करेंगे, जो IP3 होता है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम को निकालेगा, जबकि जो डैग होता है ना, वो प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिव करेगा, एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज सी। और जो कैल्शियम होता है ना, वो प्रोटीन काइनेज को एक्टिव करता है, जो कि आगे स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा होता है। तो ये होता है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ अल्फ़ा 1 रिसेप्टर, जो कि GQ प्रोटीन के थ्रू एक्ट कर रहा होता है। आगे मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि इसको कैसे याद रखना है। तो अल्फ़ा 1 यहाँ पे इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं कि दीज रिसेप्टर आर प्रेजेंट अपॉन सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ द इफेक्टर ऑर्गन एंड मीडिएट मैनी ऑफ द क्लासिक इन्वॉल्विंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल। क्योंकि उन्होंने कैल्शियम को रिलीज़ करवाया, कैल्शियम को आलमोडेनिन कॉम्प्लेक्स के बनाना है, फिर उन्होंने मायोसिन लाइट चेन काइनेज को एक्टिव करना है और अल्टीमेटली स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन होनी है। अल्फ़ा 1 रिसेप्टर आर कपल्ड विद GQ प्रोटीन, जो कि फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिव कर देंगे। फिर आगे वही डैग वाला और IP3 वाला सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, कैल्शियम आयन और डैग एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज सी, ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं अल्फ़ा 2 रिसेप्टर। अल्फ़ा 1 के बारे में आपने ये याद रखना है कि ये स्टिमुलेटरी होते हैं। तो ये क्या करेंगे, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे और सिक्रीशन वगैरह को भी ये इंक्रीज़ करवाएंगे। फिर आते हैं अल्फ़ा 2 के बारे में आपने ये याद रखना है कि ये इनहिबिटरी होते हैं, यानी ये प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट होते हैं और ये इनहिबिटरी रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे होते हैं। प्री साइनेप्टिकली ये क्या करेंगे, अभी हमने जब एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन की डायग्राम भी देखी है तो हमने प्री साइनेप्टिकली अल्फ़ा 2 रिसेप्टर पढ़ा है। अल्फ़ा 2 रिसेप्टर जब प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट होगा तो वो फर्दर रिलीज ऑफ नोरेपिनेफ्रिन को कम कर देगा। क्यों कम कर देगा, क्योंकि ये लिंक होता है विद जी इनहिबिटरी प्रोटीन। जी इनहिबिटरी प्रोटीन क्या करती है, उसको देख लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू। इस डायग्राम में राइट साइड के ऊपर देखो तो अल्फ़ा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब अल्फ़ा 2 रिसेप्टर जी इनहिबिटरी प्रोटीन के साथ लिंक कर रहा है। जी इनहिबिटरी प्रोटीन जब एक्टिव होगी तो इसके ऊपर से जीटीपी हट जाएगा और जीटीपी आ जाएगा। जब जीटीपी आ जाएगा तो ये क्या करेगा कि ये एडिनाइलेट साइक्लेट को इनहिबिट कर देगा। एडिनाइलाइज साइक्लेज जब इनहिबिट होगा तो एटीपी से साइक्लिक एएमपी नहीं बनेगा, तो प्रोटीन काइनेज ए एक्टिव नहीं होगा। प्रोटीन काइनेज जब एक्टिव नहीं होगा तो हमारे पास आगे बायोलॉजिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो ये अल्फ़ा 2 रिसेप्टर का एक्शन होता है कि ये जी इनहिबिटरी के थ्रू वर्क कर रहा होता है, जिसकी वजह से इनहिबिटरी रिस्पॉन्स ये जनरेट कर रहा होता है। तो एडिनाइलेज साइक्लेज इसने इनहिबिट किया एडिनाइलेज साइक्लेज को, जिसकी वजह से साइक्लिक एएमपी के लेवल डिक्रीज हो गए। नेक्स्ट आते हैं बीटा रिसेप्टर के बारे में आपने ये याद रखना है कि जो बीटा 1 होता है ना, ये स्टिमुलेटरी होता है। बीटा 1 क्या होता है, स्टिमुलेटरी होता है। बीटा 1 स्टिमुलेटरी है और बीटा 2 जो है ना वो इनहिबिटरी है। बीटा 2 भी इनहिबिटरी और बीटा 3 भी इनहिबिटरी होता है। इसी तरह अल्फ़ा 1 भी स्टिमुलेटरी है और बीटा 1 भी स्टिमुलेटरी है। अल्फ़ा 2 इनहिबिटरी है और बीटा 2 और बीटा 3 भी इनहिबिटरी है। बीटा 1 रिसेप्टर आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल एफिनिटी फॉर एपिनेफ्रीन एंड नॉरएपिनेफ्रीन। बीटा 1 रिसेप्टर्स के लिए एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन की इक्वल एफिनिटी होती है, जबकि जब हम बीटा 2 की बात करते हैं तो उसके पास एपिनेफ्रीन के लिए ज़्यादा एफिनिटी होती है एज़ कम्पेयर टू नॉरएपिनेफ्रीन। इसको हमने कैसे याद किया था, नॉरएपिनेफ्रीन है तो नॉट बीटा टू नॉरएपिनेफ्रीन। तो बीटा 2 के लिए बीटा 2 के पास हाई एफिनिटी होती है फॉर एपिनेफ्रीन। नेक्स्ट इसकी डायग्राम को देख लेते हैं कि
लेफ्ट साइड पर बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट है। बीटा रिसेप्टर लिंक होते हैं विद जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन, दिस वन इज द जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन। ये जब एक्टिव होगी तो जीटीपी हट जाएगा, जीटीपी आ जाएगा और जीटीपी आकर एडिनाइलेट साइक्लेस को स्टिमुलेट करेगा। इसने क्या किया था, इनहिबिट किया था, ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। यहाँ पे देख लो, जब स्टिमुलेट होगा तो एटीपी से साइक्लिक एएमपी बनेगा और वो प्रोटीन काइनेज को एक्टिव कर देगा। जब प्रोटीन काइनेज एक्टिव होगी तो एंजाइम्स की फॉस्फोराइलेशन शुरू हो जाएगी और एंजाइम एक्टिव होंगे और अल्टीमेटली हमारे पास बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो साइक्लिक एएमपी इज अ मेजर सेकंड मैसेंजर ऑफ बीटा रिसेप्टर एक्टिवेशन। फॉर एग्जांपल हार्ट के अंदर इंक्रीज करते हैं कैल्शियम के इन्फ्लक्स को। उसके अलावा साइक्लिक एएमपी प्रमोट करता है रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स को बाय फॉस्फोराइलेशन ऑफ द मायोसिन लाइट चेन काइनेज। उसके अलावा लिवर के अंदर बात करें तो साइक्लिक एएमपी एक्टिवेशन करवाती है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्या करेगा, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवा देगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स। डोपामिनर्जिक रिसेप्टर ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जिसके ऊपर डोपामिन ने बाइंड करना होता है। एंडोजिनस कैटेकोलामाइन, एंडोजिनस का क्या मतलब है कि इसकी सिंथेसिस अभी हमने पढ़ी है ना कि नर्व टर्मिनल के अंदर हो रही है। तो ऐसे कैटेकोलामाइन जिसकी सिंथेसिस नर्व टर्मिनल यानी बॉडी के अंदर हो रही होती है उनको हम बोलते हैं एंडोजिनस। ये इंपॉर्टेंट होते हैं ब्रेन के अंदर, उसके अलावा स्प्लैंक्निक एंड रीनल वस्कुलेचर के साथ। इसकी 5 रिसेप्टर सब टाइप्स होती हैं जिसमें से D1 एंड D2 इंपॉर्टेंट है। D1 की बात करें तो ये स्टिमुलेशन करवाती है, यानी ये एसोसिएट होती है विद द स्टिमुलेशन ऑफ एडिनाइलेट साइक्लेस। जबकि D2 की बात करें तो ये इनहिबिट करती है एडिनाइलेट साइक्लेस की एक्टिविटी को। उसके अलावा ये पोटाशियम चैनल को ओपन करती है और कैल्शियम के इन्फ्लक्स को ये डिक्रीज करती है। नेक्स्ट एपिनेफ्रिन के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस को समझ लेते हैं। इफेक्ट्स हम देखेंगे उसके अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे, अल्फा 2 एंड बीटा रिसेप्टर्स, उसके अलावा डोपामिन रिसेप्टर्स के ऊपर। इसके इफेक्ट्स को पढ़ने से पहले हम लोकेशन समझ लेते हैं कि अल्फा और बीटा रिसेप्टर बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट है। इनकी लोकेशंस को समझने के लिए एक ट्रिक आप जहन में रख लें कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की कंडीशन में वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी के थ्रू हो रहा होता है। अब इस सिचुएशन के अंदर कुछ ऑर्गन्स की स्टिमुलेशन हमें चाहिए होती है और कुछ ऑर्गन्स की इनहिबिशन हमें चाहिए होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमने करवानी है सिंपैथेटिक एक्टिविटी। सिंपैथेटिक एक्टिविटी के अंदर हमें पता है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए हमें स्मूथ मसल जो ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स होते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें स्टिमुलेशन चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन करवानी है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें स्टिमुलेशन चाहिए होगी। तो कुछ ऐसे टिश्यू एंड ऑर्गन है जो कि इस सिंपैथेटिक एक्टिविटी के अंदर स्टिमुलेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया कि स्टिमुलेट होकर स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे जिसकी वजह से वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ये तो एक एग्जांपल पढ़िए ना, आगे बहुत सारे एग्जांपल आएंगे। और कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनकी हमें इनहिबिशन चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल जो हमारे ब्रोंकियोल्स हैं लंग्स की ब्रोंकियोल्स जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी हमें चाहिए है, तो जैसे हम भाग रहे हैं सिंपैथेटिक एक्टिविटी के थ्रू हम भाग रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन तो नहीं ना हमें चाहिए होगी, ब्रोंको डायलेशन चाहिए होगी। तो ब्रोंको डायलेशन के लिए हमें यानी ब्रोंकियोल्स को डायलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इनहिबिशन चाहिए। अब इनहिबिटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रोंकियोल्स के अंदर जो कि बीटा 2 होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि स्टिमुलेटरी रिस्पांस कौन सी जगहों पे हो रहा होता है और वहाँ पे कौन कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट है और इनहिबिटरी रिस्पांस कहाँ पे हो रहा होता है। स्टिमुलेटरी रिस्पांस की बात करें तो इसके अंदर अल्फा 1 रिसेप्टर्स और बीटा 1 रिसेप्टर्स आती हैं। इसको याद रख सकते हैं कि तमाम जगह जहाँ पे हमें स्टिमुलेटरी रिस्पांस चाहिए ना वहाँ पे अल्फा 1 प्रेजेंट होंगे, लेकिन कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे बीटा 1 प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल हार्ट एंड जक्स्टाग्लोमेरुलर ऑपरेटस, हार्ट और जक्स्टाग्लोमेरुलर ऑपरेटस में बीटा 1 प्रेजेंट होगी। उसके अलावा जितनी भी लोकेशंस हैं ना जहाँ पे हमें स्टिमुलेटरी रिस्पांस चाहिए वहाँ पर अल्फा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। इसी तरह इनहिबिटरी की बात करें तो उसमें अल्फा 2 एंड बीटा 2 आते हैं। तमाम जगह पे हमारे पास प्रेजेंट होंगे बीटा 2, उस कंडीशन में अल्फा 1 इधर बीटा 2। बीटा 2 तमाम जगह पे प्रेजेंट होंगे जहाँ पे हमें इनहिबिटरी रिस्पांस चाहिए एक्सेप्ट प्लेटलेट्स, उसके अलावा बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास, उसके अलावा प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग। इन तमाम लोकेशंस के अलावा जहाँ पे भी हम इनहिबिटरी रिस्पांस चाहिए ना वहाँ पे बीटा 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। तो 2 वाले हमारे पास इनहिबिटरी रिस्पांस जनरेट करेंगे और 1 वाले स्टिमुलेटरी रिस्पांस जनरेट करेंगे। अब इस बात को समझने के लिए हम ये वाली डायग्राम को देखते हैं कि ऊपर वाली साइड पर हमारे पास सर्कुलेशन शो हुई है, ये हमारे पास सर्कुलेशन है। अब इस सर्कुलेशन के अंदर से 2 वेसल्स निकल रहे हैं, एक वेसल सप्लाई कर रही है स्केलेटन मसल को और एक वेसल सप्लाई कर रही है किडनी को।
अब सिंपैथेटिक एक्टिविटी है, हम भाग रहे हैं, तो भागने के लिए हमारे मसल इन्वॉल्व होते हैं। अब मसल्स को ज़्यादा ब्लड फ्लो की ज़रूरत है। अब क्योंकि ज़्यादा ब्लड फ्लो चाहिए तो हमें क्या चाहिए, वेज़ोडाइलेशन चाहिए, क्योंकि वेज़ल डायलेट होगी तो ज़्यादा ब्लड आएगा ना। तो वेज़ोडाइलेशन के लिए हमें क्या चाहिए, इनहिबिशन चाहिए। किस चीज़ की इनहिबिशन चाहिए, स्मूथ मसल्स ऑफ वेसल्स के स्मूथ मसल्स की हमें इनहिबिशन चाहिए। अब इनहिबिशन के लिए हमने अभी पढ़ा है कि बीटा 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। इनहिबिटरी रिस्पॉन्स के लिए कौन से रिसेप्टर्स हैं, बीटा 2 प्रेजेंट है। तो जो वेसल्स हैं ना, उन ब्लड वेसल्स की जो कि स्केलेटन मसल्स को सप्लाई कर रही है ना, उधर बीटा 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, तो इनहिबिटरी रिस्पॉन्स जनरेट करेंगी। जब ये इनहिबिटरी रिस्पॉन्स जनरेट करेंगी तो वेसल डायलेट हो जाएगी और ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी तरफ आ जाए आप, किडनी। अब सिंपैथेटिक एक्टिविटी के अंदर हमें किडनी में ब्लड भेजने की तो ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड हम कहाँ भेजेंगे, अपने मसल्स की तरफ ही भेजेंगे। तो मसल्स के अंदर हमें ब्रोंकोडाइलेशन वेजोडाइलेशन चाहिए और किडनी में हमें वेजो कंस्ट्रिक्शन चाहिए। अब वेजो कंस्ट्रिक्शन के लिए कौन से हमें चाहिए होंगे, स्टिमुलेटरी रिस्पॉन्स चाहिए ना। तो स्टिमुलेटरी रिस्पॉन्स के लिए कौन से हैं हमारे पास, अल्फा 1 प्रेजेंट है। तो अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे उन वेसल्स के ऊपर जो कि किडनी को सप्लाई करेंगे। तो ये करेंगे शो करेंगे कंस्ट्रिक्शन अपॉन स्टिमुलेशन। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा।